रचनाकार मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ उपन्यास अंधेरे बंद कमरे भाग 2 का ख भाग आज पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं तुम्हें पूरी बात शुरू से बताना चाहता हूँ, उसने कहा। हो सकता है तुम मुझे कोई ऐसा सुझाव दे सको जिससे मैं इस दलदल से बाहर निकल सकूं। नहीं तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा के लिए गुम हो गया हूँ और मेरा अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ इस दलदल में खो गया है। मैं इससे बाहर निकलने की जितनी चेष्टा करता हूँ उतना ही इसमें और धंसता जाता हूँ। उसने उठकर कमरे की बत्ती बंद कर दी और कोने का टेबल लैंप जला दिया। इससे कमरे का वातावरण कुछ उदास और कुछ रहस्यमय सा हो गया। पर्दे के पीछे से खिड़की का जितना भाग नंगा था उसे भी उसने अच्छी तरह ढक दिया। फिर आकर उसने तिपाई पर टांग फैला ली और सिगरेट सुलगाने के लिए दिया स्लाई जलाकर क्षण भर उसे देखता रहा। तुम जानते हो कि मैं 31 जनवरी को यहां से गया था। उसने सिगरेट सुलगा ली और दिया स्लाई बुझा दी। मैं 19 फरवरी को लंदन पहुंचा था। ये मैं जानता हूं, नीलिमा ने मुझे बताया था। वैसे तो लंदन पहुंचने के साथ ही मेरे मन में एक संघर्ष आरंभ हो गया था, मगर जो जो समय बीतता गया वह संघर्ष धीरे धीरे बढ़ता गया। मगर नीलिमा के वहां आने तक मैं फिर भी किसी तरह अपने को संभाले रहा, मगर उसके आने के बाद और वह रुक गया। लैंप की रोशनी उसके चेहरे पर नहीं पड़ रही थी। उसने चुप रहकर 2-3 लंबे लंबे कश खींचे और कहा, उसके बाद जो कुछ हुआ उसने मेरे जीवन में उजाले की कोई किरण नहीं रहने दी। मैं तब से अब तक निरंतर अंधेरे में भटक रहा हूं, जहां मुझे किसी भी तरह उजाले का कोई मार्ग नजर नहीं आता। मुझे लगता है जैसे मैं एक काल कोठरी में बंद हूं और जीवन भर मुझे उस काल कोठरी में बंद रहकर हाथ पैर पटकते जाना है। मैंने पीछे से एक और गद्दा उठाकर पहले के गद्दे पर रख लिया और अच्छी तरह अपनी कोहनियों पर झुक गया। वह आहत दृष्टि से सामने की तरफ देखता हुआ बात करता रहा। टेबल लैंप के धूप छाए उजाले में मेरे सामने एक अपरिचित देश के धुआंरे से चित्र बनने लगे, सपने के चित्रों की तरह, जिनके अमूर्त यथार्थ में मन अपने आप रंग और आकार भरने लगता है। वास्तविक यथार्थ से भिन्न, परंतु मन की संगति में उतने ही यथार्थ। वह उस घर की बात करने लगा जिस घर में वे लोग लंदन में रहते थे। मेरे मन में एक ऊंची पहाड़ी का चित्र बनने लगा, जिसकी घुमावदार पगडंडियां शिखर पर जाकर एक छोटे से घर पे समाप्त होती थी। जब कोहरा बहुत घना होता था तो नीचे बस की सड़क से वह घर दिखाई नहीं देता था। घर की मालकिन नीचे के 2 कमरों में रहती थी और ऊपर के 2 कमरे उसने इन लोगों को दे रखे थे। ये लोग अपना खाना अपने कमरे में ही बनाते थे। जब तड़पते हुए प्याज की गंध ऊपर के कमरे से नीचे जाती थी तो मकान मालकिन अपने भारी कुल्लों को किसी तरह समेटते हुए ऊपर आकर इनका दरवाजा एक उंगली से खटखटाती थी। हर रोज वह इस गंध पर ऐतराज करती थी। हर रोज ये उसे वचन देते थे कि अब वहां प्याज नहीं तड़केंगे। मगर तीसरा दिन गुजरते गुजरते वे फिर उबले हुए अंग्रेजी खाने से उगता जाते थे और सोचते थे कि चलो एक बार और मकान मालकिन की बात सुन ले, फिर आइंदा तड़के हुए प्याज वाला हिंदुस्तानी खाना नहीं बनाएंगे। उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी, क्योंकि हरबंस ने तब तक हाई कमीशन की नौकरी छोड़ दी थी और वे उस थोड़ी सी आय पर ही अपना गुजारा करते थे जो उन्हें बीबीएस के कार्यक्रम से नीलिमा की बेबी सिटिंग से होती थी। एक बार हाई कमीशन के किसी उत्सव में नृत्य का प्रदर्शन करने के बाद नीलिमा को बीबीसी पर इक्का दुक्का प्रोग्राम मिलने लगे थे। हरबंस को भी कभी कभी भारतीय कार्यक्रम में वार्ताओं के लिए बुला लिया जाता था। नीलिमा बेबी सिटिंग से बहुत कुड़ती थी, मगर उसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। हरबंस उन दिनों बहुत गरीब होकर अपने थीसिस के काम में जुटा था। नीलिमा जिस समय काम पर जाती थी वह यूनिवर्सिटी चला जाता था। शाम को दोनों ही काम से थके हुए लौटते थे और रोज किसी न किसी वजह से उनकी लड़ाई हो जाती थी। लड़ाई की वजह से अक्सर 3 वक्त में उनका एक वक्त का खाना गोल हो जाता था। कोई कोई दिन तो डबल रोटी के गिने हुए टुकड़ों और गिने हुए सिगरेटों पर ही निकलता था। स्याह कॉफ़ी भूख मारकर रहने में सहायता करती थी। बचत के ख्याल से वे यहाँ अपने मित्रों के ज़्यादा आने जाने से बचते थे
मगर उनके कई मित्र अक्सर उनके यहाँ हिंदुस्तानी खाने की मांग करते हुए आ जाते थे। मित्रों के आवभक्त वे ठीक से करते, मगर उनके जाते ही फिर लड़ाई हो जाती। हरबंस गीले कपड़ों की गांठ पीठ पर लादे हुए उन्हें लॉन्ड्री में सुखवाने ले जाता था। वहां 2-2 घंटे क्यू में खड़े रहने के बाद उसकी बारी आती तो कपड़े सुखवाकर फिर गांठ कंधे पर लादे आधा मील चलकर वह पहाड़ी के नीचे पहुंचता। वहां रुककर एक सिगरेट पीता और फिर चढ़ाई आरंभ करता। घर पहुंचकर पता चलता कि नीलिमा ने गुस्से में कॉफी भी नहीं बनाई। वह गठरी रख देता और खिड़की के शीशों पर जमे हुए कोहरे को देखता हुआ बैठा रहता। कभी गैस सुलगाकर खुद ही कॉफी बनाने लगता। देखो, मैं कहती हूं मैं यहां से वापस जा रही हूं, नीलिमा ताव में उससे कहती। मुझसे इस तरह की जिंदगी नहीं जी जाती। क्या यही जिंदगी जीने के लिए तुमने मुझे यहां बुलाया था? यही तुम्हारा वह विजन है जिसकी तुम लंबी चौड़ी बातें लिखा करते थे? हरबंस के अंदर से अवसाद और कटुता की न जाने कितनी कितनी तहें उसकी आंखों में उफन आती। मैं भी तो तुम्हारे साथ यही जिंदगी जी रहा हूं, वह कहता। मगर मेरी वजह से तो नहीं जी रहे। मैं ये जिंदगी तुम्हारी वजह से जी रही हूं। मैं इसलिए पहले साल भर वहां से नहीं आई थी। मैं जानती थी कि यहां हम लोगों की क्या दुर्गति होगी। मगर पहले तो तुमने झूठे विश्वास देकर मुझे यहां बुला लिया और अब मुझसे बेबी सिटिंग कराते हो और खुद खिड़की के पास बैठे आसमान को घूरते रहते हो। मैं ऐसी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं कर सकती तो जैसा तुम्हारे मन में आए वैसा कर लो, वह कहता। अगर मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा तो मैं जरूर जो मेरे मन में आएगा वह करूंगी। तब बैठकर रोना नहीं और न ही मुझे दोष देना। मैं कौन होता हूं तुम्हें दोष देने वाला? मैं तुम्हारा कुछ लगता थोड़े ही हूं। मगर मैं ये जानना चाहती हूं कि तुमने मुझे वह सब लिख लिख कर बुलाया क्यों था? क्या तुम ये पहले नहीं जानते थे कि यहां ये हालत होगी? मैं समझता था कि तुम इस बीच काफी संभल गई होगी और यहां आकर मेरे लिए वही सिरदर्द पैदा नहीं करोगी। हाँ, मैं ही तो तुम्हारे लिए सिरदर्द पैदा कर रही हूं। एक तो तुम्हारे लिए कमा कर लाती हूं, दूसरे घर में नौकरानी का सारा काम करती हूं। उस पर भी तुम्हें ये कहने का हौसला पड़ता है कि मैं ही तुम्हारे लिए सिरदर्द पैदा कर रही हूं। तुम्हें घर का काम करने में शर्म आती है? यहां सब घरों में औरतें अपने हाथ से अपना काम करती हैं और उनके खाबिंद बैठकर सिगरेट पीते हैं और थीसिस लिखते हैं और वे जाकर उनके लिए बेबी सिटिंग करती हैं। हाँ हाँ, तुम मेरे लिए कमाई करती हो। मैं जो सूखी डबल रोटी खाता हूं उसके पैसे मैं बीबीसी से ले आता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम ही तो सब लाते हो। कोई दूसरा होता तो उसे ये कहते शर्म आती। मैं कहता हूं अपनी जबान ज्यादा मत खोलो, नहीं तो मुझसे थप्पड़ खा बैठोगे। क्या? नीलिमा अपने हाथ की चीज पटक कर खड़ी हो जाती। तुम मुझे हाथ लगाकर तो देखो, मैं फिर कभी तुम्हारी सूरत भी देख जाऊं तो। मैं कह रहा हूं कि अब तुम मेरे पास से चली जाओ और मुझे चुपचाप बैठा रहने दो। तुम चुपचाप बैठे रहने के सिवा और कर भी क्या सकते हो? अगर चाहो तो मैं वह भी तुम्हें बता सकता हूं। हाँ हाँ, बताओ, क्या बता सकते हो? मैं कहता हूं इस वक्त अपनी जबान बंद रखो और यहां से चली जाओ। जबान बंद रखो? मुझे यहां परदेश में बुलाकर मेरी ये दुर्दशा कर रहे हो। दुनिया में अगर सबसे मूर्ख कोई स्त्री है तो वह तुम हो। और तुम क्या हो? दुनिया के सबसे समझदार आदमी ना? मैं भी दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी हूं। न होता तो कभी तुमसे ब्याह ना करता। तो अब मुझे क्यों नहीं छोड़ देते? मैं आज ही तुमसे अलग होने को तैयार हूं। मैं कह रहा हूं इस वक्त यहां से चली जाओ। हाँ, मैं चली जाऊंगी और इस तरह जाऊंगी कि तुम बस देखते रहोगे। हाँ हाँ, मैं देखता रहूंगा। अब तुम यहां से साथ के कमरे में चली जाओ। वह गुस्से में कोई ना कोई चीज पटक कर तोड़ देती और पैर पटकती हुई साथ के कमरे में चली जाती। वह बैठा देखता रहता कि शीशों पर लगा हुआ कोहरा कैसे जमकर बर्फ होता और नीचे झड़ जाता है। उसे अफसोस होता कि जब वह एक बार उस जीवन से हताश होकर घर से चला आया था तो उसने फिर उस स्त्री को
वहां क्यों बुला लिया? क्या वह पहले ही नहीं जानता था कि उसके यहां आने पर वही कुछ होगा? मगर फिर भी उसने कितना जोर देकर उसे बुलाया था और कितनी व्याकुलता के साथ उसके आने की प्रतीक्षा की थी। नीलिमा ने अपने 2-1 पत्रों में संकेत भर दिया था कि उसे सुरजीत के व्यवहार से कुछ शिकायत है और उसे लगता है जैसे वह उसे बातों में लाकर उसके अकेलेपन का अनुचित लाभ उठाना चाहता हो। मुझे मैसूर जाने से पहले भी ऐसा आभास हुआ था और अब तो वह आभास और भी स्पष्ट हो गया है, उसने लिखा था। तुमने और शुक्ला ने उस आदमी को जितना सिर पर उठा रखा था, मुझे वह उतना ही ओछा और छोटा प्रतीत होता है। वह समझता है कि कुछ उपहार देकर और कुछ चिकनी चुपड़ी बातें कर कर वह किसी भी लड़की को फुसला सकता है। तब नीलिमा के पत्रों को पढ़ते हुए उसका शरीर गुस्से के मारे ऐंठने लगता था और उसका मन होता था कि या तो वह स्वयं उड़कर दिल्ली पहुंच जाए या जैसे भी हो शुक्ला और नीलिमा को अपने पास बुला ले। मगर क्योंकि शुक्ला का आना असंभव था, इसलिए उसने नीलिमा को लिखा था कि वह आते हुए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था कर आए जिससे उसके पीछे सुरजीत का घर में आना जाना बंद हो जाए। नीलिमा ने आकर बताया था कि वह बीजी से कह आई है कि वे शुक्ला को अकेली सुरजीत के साथ घूमने फिरने के लिए न जाने दिया करे। इससे उसे कुछ हद तक संतोष हो गया था, मगर वह बैठा रहता और दिन में कोहरे को हल्का उजला और रात को गहरा काला होते देखता रहता। उसके मन में भी कोहरे की ही तरह कभी हल्का सा उजाला फैलता, मगर उसके फैलते फैलते ही कोहरा फिर घना और अंधेरा हो जाता। मेरी आंखों के सामने लंदन की खिड़की का वह शीशा, उसके सामने बैठा हुआ वह सिगरेट फूंकता हुआ व्यक्ति, यह चित्र इतना स्पष्ट बन रहा था कि मैं डिफेंस कॉलोनी के उस कमरे के वातावरण को लगभग भूल ही गया था और यह भी भूल गया था कि वे घटनाएं कुछ बरस पहले की हैं। मैं देख रहा था कि वह आदमी उसी तरह उदास बैठा है और उसी तरह कोहरा खिड़कियों से झड़ रहा है। नीलिमा बाहर से रेनकोट में भीगती हुई आती है और आकर अपना रेनकोट उतार देती है और उससे कहती है कि हाई कमीशन के कार्यालय में उसकी प्रसिद्ध नर्तक उमादत से भेंट हुई थी। उमादत की पार्टनर उर्वशी उसे छोड़कर भारत चली गई है और वह चाहता है कि मैं उसके साथ उर्वशी की जगह यूरोप के दौरे पर चलूं। मगर तुम नहीं जा रही हो। तुम कैसे जा सकती हो? हरबंस उसकी तरफ गंभीर दृष्टि से देखता हुआ कहता है। मैं क्यों नहीं जा सकती? नीलिमा अपनी बाहें उलझाए हुए तनी हुई सी खड़ी रहती है। कुल 2.5-3 सप्ताह की तो बात है। इतने दिन मैं लंदन की ऊब से भी छुटकारा पा लूंगी और मुझे पैसे भी इतने मिल जाएंगे जितने लंदन में 2 महीने की बेबी सिटिंग से नहीं मिलेंगे। वैसे भी मेरे लिए ये बहुत अच्छा आरंभ है। मैं ये अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहती। हरबंस कुछ देर सूनी आंखों से उसकी तरफ देखता रहता है और फिर कहता है, मगर मैं उतने दिन यहां बिल्कुल अकेला नहीं रह जाऊंगा। कुछ दिन अकेले रहना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा क्या? तुम बहुत दिनों से हर रोज कहते भी हो कि कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे पास से चली जाऊं, तो तुम अकेले रहकर अपने थीसिस का काम ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हो। मगर मैं नहीं चाहता कि तुम उमादत के या किसी और के ट्रुप के साथ इस तरह बाहर जाओ। मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तुम्हें क्यों अच्छा लगेगा? नीलिमा की आवाज सहसा तीखी हो जाती। तुम्हें तो यही अच्छा लगेगा कि मैं यहाँ रहकर दूसरों के बच्चों के मुंह और नाक तौलिए से पहुंचती रहूं। मैं इस जिंदगी से बेजार आ चुकी हूं। मैं एक दिन भी अब ये काम नहीं करूंगी। मैंने उमादत से कह दिया है कि मैं उसके साथ चलूंगी और अब मैं अपनी बात वापस नहीं ले सकती। देखो नीलिमा, वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है, तुम नहीं जानती कि तुम किस जिंदगी में पैर रख रही हो। मैंने तुम्हारे लिए इस तरह की जिंदगी की बात आज तक नहीं सोची। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मैं किस तरह की जिंदगी में पैर रख रही हूं, और तुमने क्या मेरे लिए किसी भी तरह की जिंदगी की बात आज तक सोची है? मैं 2 साल कथक और 6 महीने भरतनाट्यम का अभ्यास इसलिए नहीं करती रही कि मैं अंग्रेज बच्चों को जांघें और निक्कर पहनाया करूं। अगर तुम मुझे जाने से जबरदस्ती रोकोगे तो मैं तुमसे कहे देती हूं कि मैं वैसे ही चली जाऊंगी और कभी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊंगी। वह चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता है और अपना थूक निकल कर बैठ जाता है। तब जो तुम्हारे मन में आता हो वह करो। तुम्हें किसी चीज से नहीं रोकूंगा। अच्छा भी यही है कि तुम मुझे ना रोको, क्योंकि अब तुम्हारे रोकने से मैं रुकूंगी नहीं। तो ठीक है, मैं इस विषय में अब और कुछ कहना सुनना नहीं चाहता।
मैं भी यही चाहती हूं कि इस विषय में अब और कुछ कहा सुना ना जाए। तुम कब जा रही हो? परसों। और आओगी कब? ये अभी कह नहीं सकती। उमादत ने कहा है कि हमें कुल 18-20 दिन ही लगेंगे, मगर 2-4 दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं। मुझे ये पता चलता रहेगा कि तुम कब कहाँ हो। मैं तुम्हें हर दूसरे तीसरे दिन पत्र लिखती रहूंगी। देखो, एक बार फिर सोच लो। तुम्हें इस तरह की जिंदगी अपनाकर बाद में पछतावा भी हो सकता है। मैं कह चुकी हूं कि इस वक्त हमें और कुछ कहना सुनना नहीं चाहिए। मैं उमादत से वादा कर चुकी हूं। अच्छा, तुम मुझे एक वचन दे सकती हो? बताओ। तुम मुझे ये वचन दे सकती हो कि इस ट्रिप के बाद दूसरी ट्रिप पर तुम उसके साथ जाने के लिए नहीं कहोगी? नीलिमा पल भर सोचती रहती है, फिर आंखें झपक कर कहती है, अच्छा नहीं कहूंगी। देखो, तुम मुझे वचन दे रही हो। मैंने कह दिया ना, नहीं कहूंगी। ये बात तुम्हें भूल तो नहीं जाएगी? तुम अब सवाल पूछना बंद नहीं करोगे? तो चलो, मैं खुद तुम्हारे साथ चलकर उमादत से बात कर लेता हूं। उसने तुम्हें क्या देने को कहा है? 2 गिन्नी रोज। तुम 2 गिन्नी रोज के लिए? देखो, तुम फिर बात शुरू कर रहे हो। मुझसे तो तुम इतने इतने वचन ले रहे हो, खुद अपनी कही हुई बात पर कायम नहीं रह सकते। खैर, इस बार तुम कह आई हो तो चली जाओ, मगर मैं दूसरी बार तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वह उसके पास से हट जाती है और जाकर गैस सुलगा लेती है। देखो नीलिमा, वह पीछे से आकर उसे बाहों में ले लेता है। तुम मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हारे नृत्य के प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा इस तरह से लोगों के साथ ज्यादा आना जाना हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस कला का अच्छी तरह अभ्यास करके फिर अपना ही प्रदर्शन करो, मगर इस तरह व्यावसायिक ढंग से नहीं। ये ढंग भांडों और बहुरूपियों का है। जहां तक मैं सोच सकता हूं, तुम्हें अभी कई बरस और अभ्यास करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि जब भी तुम्हारे नृत्य का प्रदर्शन हो तो ऐसे हो कि मैं उस पर गर्व कर सकूं। अभी तुमने जितना सीखा है वह बहुत थोड़ा है, और मैं कह सकता हूं कि ये तुम्हारा आरंभ ही है। मैं यहीं बस जाना चाहता था, मगर तुम्हारी वजह से मैं थीसिस पूरा करके लौट भी चलूंगा। मुझसे संभव हुआ तो मैं जीवन में कभी तुम्हें इतने साधन जुटा दूंगा कि तुम निश्चिंत होकर इस कला का अभ्यास कर सको। तुम अपने में जितना कुछ सीखकर संतुष्ट हो, मैं उतने से संतुष्ट नहीं हूं। मैं इसके अतिरिक्त कुछ चाहता हूं, वह कुछ जो दूसरों जैसा ना होकर उनसे बहुत भिन्न हो। मैं इतना जानती हूं कि तुम कभी मेरी किसी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकते। तुम मुझे गलत समझती हो सभी। हो सकता है कोई दिन ऐसा आए जब जो मैं चाहता हूं वह संभव हो सके, तब तुम मेरी बात मान जाओगी। मैं जानती हूं वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर हम कोशिश करें तो क्यों नहीं आएगा? हम उसे लाने का प्रयत्न तो कर ही सकते हैं, मगर सबसे पहले मुझे अपना काम पूरा करना है। तुम इस समय जो कुछ भी करती हो वह यही सोचकर करो कि अभी तुम्हें यहाँ रहकर मेरे काम में मेरी सहायता करनी है। मैं इससे ज्यादा और क्या सहायता कर सकती हूँ? नीलिमा का शरीर उसकी बाहों में शिथिल नहीं होता, कसा रहता है। मगर तुम कभी मेरे किए को समझोगे नहीं। तुम ये कहकर मेरे साथ ज्यादती कर रही हो सकता है मैं ज्यादती कर रही हूं, मगर मैं कुछ भी करूं, तुम्हारे साथ हमेशा ज्यादती ही होती है। 2 दिन बाद वह बोट ट्रेन से चली जाती है। वह उसे छोड़कर घर लौटता है। ऊपर जाने से पहले उसकी मकान मालकिन से भेंट हो जाती है। तुम्हारी पत्नी आज बाहर गई है? वह पूछती है। वह कह रही थी कि वह मैड्रिड और पेरिस जा रही है। हाँ, हरबंस अनमना सा उत्तर देता है। वह अपने नृत्य के प्रदर्शन के लिए वहां गई है। नृत्य के प्रदर्शन के लिए? वह कुछ आश्चर्य के साथ कहती है। ये उसने मुझे नहीं बताया। तुम उसके साथ नहीं गए? मैं अपने काम की वजह से नहीं जा सका। वह जीने की तरफ देखता है और गिनता है कितनी सीढ़ियां पार करके उसे अपने कमरे में पहुंचना है। वह अच्छी डांसर है? मकान मालकिन कुछ अविश्वास के साथ पूछती है। वह भारतीय नृत्य की बहुत अच्छी कलाकार है। वह अपनी झुंझलाहट को गर्व का पुट देकर कहता है। वे कितने दिन बाहर रहेगी? लगभग 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन। तुम इन दिनों बहुत अकेले महसूस करोगे। मैं इन दिनों काम करूंगा, मगर देखो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। हाँ हाँ, कहो।
मुझसे प्याज की गंध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मेरा लड़का भी उससे बहुत चिढ़ता है। मैं तुमसे फिर अनुरोध करती हूं कि अब तुम अपने कमरे में प्याज न तड़का करो। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहती कि हिंदुस्तानी खाना बुरा होता है, मगर कम से कम 20 दिन तो तुम्हें मौका नहीं ही मिलेगा। 20 दिन ही नहीं, उसके बाद भी नहीं मिलना चाहिए। मैं वह गंध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह जीना पार करके अपने कमरे में आता है। गीले कपड़ों की गांठ पड़ी है। वे कपड़े उसे सुखवाने के लिए ले जाने हैं। नीलिमा जाने की तैयारी में कई चीजें बिखरी छूट गई है। वह उन्हें समेटने लगता है। उसे भूख लगी है। वह बासी डबल रोटी निकालकर उसे चबाने लगता है। ये निश्चित है कि 20 दिन वह प्याज नहीं तड़केगा, बस भूरी डबल रोटी खाएगा और स्याह काफी पिएगा। भाभी, मैं बिन्नी को उचके घल छे छात ले आया हूं। सहसा दरवाजे का पर्दा हटाकर अरुण कमरे में आ गया। उसके आते ही धूप छाई उजाले से अपरिचित देश का वातावरण अदृश्य हो गया। मैंने गद्दे को होनी के नीचे से निकालकर पीछे रख लिए। घड़ी में कुल 7:30 बजे थे। कुल 1-1.5 घंटे हम लोग जिंदगी का कितना लंबा सफर तय कर आए थे। कई बार दिन और महीने भी खाली खाली से बीतते हैं और कई बार कुछ थोड़े से क्षण ही बहुत भरपूर हो जाते हैं। अरुण के पीछे पीछे शुक्ला की आया उसकी बच्ची को उठाए हुए आ गई। आया अपने नए कपड़ों में बहुत खुश लग रही थी। बच्ची इस तरह घबराई हुई थी जैसे उसके साथ कोई अनहोनी घटना घटित हो रही हो। भाभी, आज इचका जन्मदिन है, अरुण बोला। मैं इचको तुमसे किच्छी कलाने के लिए आया हूं। छुका मौसी कहती थी जाकल इचको बाबी छे किच्छी कला लाओ। हरबंस अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैं अभी आ रहा हूं, उसने चलते चलते कहा। मुझे पेट में कुछ भारीपन महसूस हो रहा है। मगर तुम बच्ची को किस तो करते जाओ, मैंने कहा। हाँ हाँ, उसने कहा और बिना बच्ची की तरफ देखे कमरे से चला गया। बाबी, अरुण अपने उद्देश्य में असफल होकर कुछ रुआंसा हो गया। मैं अभी आ रहा हूं बेटे, हरबंस दूसरे कमरे से बोला। तुम जाकर अपनी मम्मी को बुला लाओ। अरुण इस दूसरे उत्तरदायित्व की वजह से पहले उत्तरदायित्व को भूल गया और तुरंत वापस चल पड़ा। मैं अभी मम्मी को लेकर आता हूं, उसने कहा और लगभग दौड़ता हुआ अहाते से बाहर निकल गया। आया पल भर भौंचक्की सी खड़ी रही। मैंने उठकर बच्ची के गालों को सहला दिया और उसे चूम लिया। आया उसके घबराए हुए चेहरे को अपने कंधे से सटाए हुए चली गई। मैंने उठकर बीच की बत्ती जला दी और कमरे की चीजों को देखने लगा। कमरा अच्छा सजा हुआ था, मगर न जाने क्यों ये आभास होता था कि वह जगह जरूरत से ज्यादा भरी हुई है, कि उसे अपनी सामर्थ्य से ज्यादा भार उठाना पड़ रहा है। दीवान और कुर्सियों के अलावा वहां किताबों के 2 शेल्फ भी रखे थे। उनमें रखी हुई किताबों को देखकर मैं सोचने लगा कि उन किताबों का चुनाव ज्यादा मेहनत के साथ किया गया है या उन्हें ढंग से रखने में ज्यादा मेहनत की गई है। किताबों के बीच बीच में तरह तरह के फूलदान और चीनी तथा कपड़े की गुड़ियाएं रखी थी। कुछ ऐसी ही सियामी गुड़ियाएं और एक बड़ी सी सियामी वॉल प्लेट एक दीवार पर लगी थी। दूसरी दीवार पर एक हिरण की खाल की ट्रेपेस्ट्री लगी थी, जिसके ऊपर वानगो के परिचित डार्बीज की छपी हुई चित्र के वास्तविक आकार की प्रतिलिपि लगाई गई थी। 2 खुली अलमारियों में न जाने कितनी तरह की क्यूरियों सजाकर रखे हुए थे। हर चीज के चुनाव और व्यवस्था में एक सुरुचि का परिचय मिलता था, परंतु ये छाप मन पर बहुत गहरी पड़ती थी कि उस कमरे में उतना कुछ नहीं होना चाहिए था। उससे मन में एक अव्यक्त रुकावट का सा अनुभव होता था, एक ऐसे घेरे का जो खुलकर सांस लेने में बाधक हो। मन होता था कि कमरे में थोड़ी खुली जगह और होनी चाहिए, ऐसी जगह जहां कुछ भी ना हो, जिसे उपयोग में लाने की कोई विधि ना सोची गई हो। कमरे में नजर दौड़ाते हुए मुझे यूं लगने लगा जैसे मैं एक घर की बैठक में ना होकर किसी विचित्र वस्तुओं के संकलनकर्ता के गोदाम में या किसी आर्ट डीलर के शोरूम में खड़ा हूं। उस वातावरण में व्यावसायिकता का आभास तो नहीं होता था, मगर वहां की हर चीज में एक ऐसी अतिरिक्तता अवश्य थी कि किसी भी चीज के वहां से हटा दिए जाने पर मन को कुछ खुलेपन का ही अनुभव होता। मैं सब चीजों पर अनिश्चित नजर डालने के बाद पुस्तकों के एक शेल्फ के पास चला गया। रेशम की नीली जिल्द की एक चौड़ी और ऊंची पुस्तक मैंने निकाल ली।
वह आर्ट पेपर पर छपी आधुनिक चित्रकला संबंधी पुस्तक थी। जिल्द खोलते ही अंदर के पहले पन्ने पर मेरी नजर हरबंस की लिखावट पर पड़ी। लिखा था, सावित्री को बहुत बहुत प्यार के साथ, हरबंस। नीचे तिथि थी 11 जुलाई 1947। मैं उसमें से कुछ देर पिकासो और दूसरे चित्रकारों के चित्र देखता रहा। फिर मैंने दूसरी पुस्तक निकाली। वह अमृता शेरगिल के जीवन और उसके चित्रों के संबंध में थी। वह अगस्त सन 47 में खरीदी गई थी और उस पर लिखा था, प्रिय सावित्री, अनुभूति से बड़ी कला की कोई सच्चाई नहीं है और मैं चाहता हूं कि तुम इस सच्चाई को अपने में आत्मसात कर सको। तुम्हारा। एक बड़ी सी पुस्तक में, जिसमें बड़ी बड़ी चित्रों की प्लेट्स थी, उसने लिख रखा था, मैं जानता हूं मेरे अंदर वह कुछ नहीं है जिससे एक कलाकार की सुंदर आत्मा का निर्माण होता है। तुम्हारे अंदर वह कुछ है और मैं चाहता हूं कि उसे बाहर लाने में, रूप और आकार देने में मैं कुछ सहायक हो सकूं, जिससे मुझे इस पे गर्व का अनुभव हो कि मैंने ही अपने हाथों से तुम्हें बनाया है। तुम्हारा। चित्रकला के अतिरिक्त कई एक नृत्य कला संबंधी पुस्तकें थी जो इसी तरह के समर्पणों के साथ सावित्री को भेंट की गई थी। उन पुस्तकों से हटकर मैं दूसरे शेल्फ के पास पहुंचा तो वहां कुछ उपन्यास थे, कुछ इतिहास संबंधी पुस्तकें थी, कुछ एक पुस्तकें राजनीति और भूगोल जैसे विषयों की थी। मैं उन्हें देख ही रहा था कि बाहर से कई लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ देर में नीलिमा अरुण को साथ लिए हुए कमरे में आ गई। उसका चेहरा उस समय बहुत लाल हो रहा था, जाने उत्साह के कारण या आवेश के कारण। तो तुम यहीं हो? उसने कहा। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे। हरबंस कहाँ है? बाहर गया है, अभी आ जाता है। उसी समय हरबंस बाहर से आ गया। उसने आते ही नीलिमा से कहा, देखो, अब लड़के के सोने का वक्त हो गया है, पहले जाकर इसे सुला दो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, नीलिमा ने कहा। अब क्या हुआ है? हरबंस एकदम झुंझला उठा। उस छोटी सी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उसके जन्मदिन पर उससे प्यार भी नहीं कर सकते थे? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे मामले में दखल मत दिया करो। वह आकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें बच्चों से भी ईर्ष्या होती है? छी, नीलिमा बोली। मैंने तुमसे कहा है कि जाकर लड़के को सुला दो और अपनी जबान बंद रखो। तुम सिर्फ सैडिस्ट हो और कुछ नहीं। मैंने तुमसे कहा, तुमने जो कहा है वह मैंने सुन लिया है। मुझे तुमसे कम से कम ये आशा तो नहीं थी। तुम मैं जो कह रहा हूं वह सुनो और जाकर लड़के को सुला दो। छी, नीलिमा ने कहा और अरुण की बाह पकड़े हुए दूसरे कमरे की तरफ चल दी। अरुण अपने हाथों में गुब्बारे थामे हुए मुड़कर हरबंस की तरफ देखता रहा। वे शायद बहुत उत्साह के साथ उसे कोई बात सुनाने आया था जो उन लोगों के झगड़े में उसके मन में ही रह गई थी। मैं इस जिंदगी से तंग आ गया हूं, हरबंस ने नीलिमा के जाने के बाद कहा और सिर पर हाथ रख लिया। काफी देर वह उसी तरह बैठा रहा, फिर वह उठकर साथ के कमरे में चला गया। वहां से नीलिमा के साथ उसके बात करने की आवाज सुनाई देने लगी। सूदन रात को यहीं रहेगा, हम लोग देर तक बातें करेंगे, तुम खाना खाकर सो जाना। ठीक है। बाकी से कह देना उसके लिए पाजामा और कुर्ता निकाल कर रख दे। कह दूंगी। खाना हम लोग कब तक खाएंगे? जब मन हो खा लेना। मैं उधर कह आई हूं कि मैं उधर खाऊंगी। तुम उधर नहीं खाओगी, यहाँ हमारे साथ ही खाओगी। मैं उधर ही खाऊंगी। मैं उनसे कह आई हूं, कई और लोग वहां खाने के लिए रुके हुए हैं। मेरी तो वह बहन लगती है। लगती होगी, मगर मैं भी तुम्हारा कुछ लगता हूं। मैं कब कहती हूं कि नहीं लगते, मगर इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे लोग मेरे कुछ नहीं लगते। तो तुम्हारा यही फैसला है कि तुम जरूर जाओगी? इसमें भी कोई कहने की बात है? और अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा? तुम जानते हो कि तुमने ये कहने का कोई हक नहीं है। इस बात का फैसला हम लोग लंदन से करके आए थे। क्या हम लोग ये फैसला करके आए थे कि तुम मेरी कोई बात नहीं मानोगी? जो बातें माननी चाहिए मैं वे ही मानती हूँ। तुम जानती हो कि घर में एक मेहमान आया हुआ है, क्या तुम्हें उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए? तुम जानते हो कि तुमने आज जानबूझकर मेहमान को घर में बुलाया है क्योंकि आज मेरी बहन की लड़की का जन्मदिन है। मैं नहीं जानता था कि तुम इस तरह मेरी इज्जत खराब करोगी। मैं भी नहीं जानती थी कि तुम जानबूझकर इस तरह मुझे खवार करोगे। खाना मैं वहीं खाऊंगी। तो तुम अच्छा ठीक है, कहकर हरबंस उधर से चला आया।
मैंने इस तरह अपने हाथ के उपन्यास का पन्ना पलट दिया जैसे उतनी देर में उपन्यास ही पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाहर घूमने चलोगे? हरबंस ने आकर पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा मन हो रहा था कि किसी तरह मैं अपनी बात वापस ले लूं और खाना खाने के बाद वहां से चला जाऊं, मगर हरबंस के चेहरे को देखकर मेरा उससे ये बात भी कहने का हौसला नहीं हुआ। जब हम लोग घूमकर वापस आए तो नीलिमा वहां से जा चुकी थी। हम लोगों में बाहर भी कोई बात नहीं हुई थी और खाना खाते समय भी हम लोग खामोश रहे। सड़क पर टहलते हुए मुझे कुछ सर्दी लग गई थी जिससे मुझे छींकें आ रही थी। खाना खाकर मैंने कपड़े बदले और कंबल लपेटकर अपने लिए बिछाए गए पलंग पर बैठ गया। हरबंस ने अपना ड्रेसिंग गाउन पहनकर सिगरेट सुलगा ली और कहा, मेरा ख्याल है यहीं बैठकर बातें करें। हाँ ठीक है। मैं तकिए के सारे पलंग पर सीधा लेट गया। बत्ती बुझा दूं? उसने पूछा। हाँ बुझा दो। अंधेरे में आदमी ज्यादा अच्छी तरह बात कर सकता है, उसने कहा और बत्ती बुझा दी। वह भी पलंग पर आ बैठा। अंधेरे में हमारे सिगरेटों के नन्हे नन्हे जलते हुए सिरे ही उजाला देने के लिए रह गए। मैंने तुम्हें कहाँ तक बताया था? उसने पूछा। कि तुम नीलिमा को बोट ट्रेन पर चढ़ाकर वापस घर पहुंच गए। हाँ, उसने एक ऊंच सांस भरी। कमरे का ठंडा अंधेरा एक बोझ से लदने लगा। मेरा मन फिर एक अपरिचित देश के अपरिचित अतीत की धुंधली सी कल्पना में लौटने लगा। नीलिमा को लंदन से गए 20 की जगह 24 दिन हो चुके थे, मगर वह अभी लौटकर नहीं आई थी। इस बीच उसके कुल 2 ही पत्र आए थे, जबकि वह हाई कमीशन के ट्रुप की स्थिति के विषय में पूछ पूछ कर उसे 6-7 पत्र लिख चुका था। नीलिमा के दूसरे पत्र का स्वर बहुत उखड़ा उखड़ा और रूखा सा था। हरबंस बहुत उत्सुकता से उसके आने की या कम से कम उसके तीसरे पत्र के मिलने की प्रतीक्षा करता रहा था। उसका मन न जाने क्यों हर समय एक अज्ञात आशंका से घिरा रहता था। उसका अपने थीसिस के काम में भी मन नहीं लगता था। 25वें दिन उसे हाई कमीशन के कार्यालय से पता चला कि उमादत का ट्रुप उस दिन वापस पहुंच रहा है। उसने उस दिन वापस काफी देर घर पर प्रतीक्षा की, फिर हाई कमीशन के कार्यालय में चला गया। ट्रुप लौट आया था। जिन लोगों ने उसके ट्रिप का आयोजन किया था उनसे उन्हें पैसे नहीं मिले थे, इसलिए उमादत बहुत परेशान था। हाई कमीशन के कार्यालय में पहुंचकर उसने अपने कलाकारों और साजिंदों को कुछ पैसे देने की व्यवस्था की थी। वहां हरबंस को पता चला कि नीलिमा उन लोगों के साथ लौटकर नहीं आई। नीलिमा, एक तबला बजाने वाले सरदार और एक बर्मी कलाकार, ये 3 व्यक्ति पीछे पेरिस में ही रह गए थे। उमादत ने अपनी परेशानी में उससे इतना ही कहा कि नीलिमा उनके साथ स्टेशन तक आई थी, मगर न जाने क्यों वहां से लौट गई। हरबंस ऐसा बहुत चिंतित और परेशान हो उठा। इस बात से उसकी परेशानी और भी बढ़ गई थी कि नीलिमा को वहां पैसे नहीं मिले। यह बहुत टूटा सा घर लौट आया। मकान मालकिन से वह कहकर गया था कि नीलिमा उस दिन लौट कर आ रही है। वह वापस पहुंचा तो मकान मालिकिन अपने बरामदे में खड़ी थी। उसने हरबंस को देखते ही पूछा, क्या उसकी पत्नी लौट कर नहीं आई? उसे कुछ काम से पेरिस में रुक जाना पड़ा है, हरबंस ने कहा। वह वहां से कल रात की गाड़ी से आएगी। सच सच बताओ, वह कहीं तुम्हें छोड़कर तो नहीं चली गई? मकान मालकिन ने हंसकर कहा, तुम तो उसके बिना बिल्कुल बच्चों की तरह उदास रहते हो। वह कल आ जाएगी, उसने बात से बचने के लिए कहा और ऊपर चला गया। मगर उसका मन बहुत बेचैन था। उससे न कुछ पढ़ा गया, न बैठा गया, न सोया गया। वह थोड़ी देर में फिर घर से निकल पड़ा। बहुत दिनों से वह मम्मी के यहाँ नहीं गया था। नीलिमा को मिसेस चावला और उनकी लड़की अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसके आने के बाद से उसका भी उनके यहाँ आना जाना कम हो गया था। हरबंस ने मिसेस चावला को फ़ोन किया तो वे घर पर ही थी। वह उनके यहाँ चला गया। ABC ने उस दिन नया पुडिंग बनाया था। वह लड़की अब पहले से काफ़ी ठीक हो गई थी और साधारण व्यक्तियों की तरह व्यवहार करने लगी थी। हरबंस देर तक उन लोगों के पास बैठा रहा और उनसे बातें करता रहा। ABC की आंखों का भाव भी पहले से काफ़ी बदल गया था। मिसेस चावला ने बताया कि लगातार 3 महीने से उसका चीखना चिल्लाना बिल्कुल बंद है। बाला उस दिन उसके साथ बहुत आत्मीयता के साथ बातें करती रही। उस लड़की की बातों में इतनी मासूमियत थी कि उसका मन हुआ कि वह सारी रात वहीं बैठा रहे और उस लड़की से बातें करता रहे। बाला उससे नीलिमा के बारे में तरह तरह के सवाल पूछती रही। जब उसे पता चला कि नीलिमा को उस दिन आना था, वह नहीं आई, तो उसने सहसा चौंक कर कहा, क्यों? वह आई क्यों नहीं? ये मैं कैसे बता सकता हूं, हरबंस बोला। वह जब आएगी तो उसी से पता चलेगा। वह कब आ रही है? कल रात की गाड़ी से। तुम उसे स्टेशन पर लेने जाओगे?
उसने सिर हिला दिया। बाला कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बड़ी अजीब बात है। क्या? वह कुछ चौंक गया कि वह अकेली पीछे रह गई है। उसने तुम्हें पत्र भी नहीं लिखा। कल पता चलेगा, वह अनमने ढंग से बोला। इस बात से उसका मन इतना उखड़ गया कि वह फिर उनके यहाँ नहीं बैठ सका और बिल्कुल आकस्मिक ढंग से उनसे विदा लेकर चला आया। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है? हरबंस ने बीच में रुककर मुझसे पूछा। शायद इसलिए कि मुझे फिर बीच में 2-1 बार छींकें आ गई थी। मुझे अपने शरीर में कुछ हरारत सी महसूस हो रही थी। सिर में कुछ भारीपन और बाहों में शिथिलता भर रही थी। नहीं, ऐसी ठंड नहीं लग रही, मैंने कहा। आते हुए रास्ते में कुछ हवा लग गई थी, शायद उसी का असर है। मुझे नज़ला बुखार बहुत जल्दी हो जाता है। तुम्हें कुछ एस्प्रिन वगैरह दूं? नहीं, ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। तुम बात करते रहो। तुम लेट जाओ और तकिए पर सिर रख लो। मैं ठीक हूं, तुम बात करते रहो। मैंने कंबल और ठीक से ओढ़ लिया और सिर तकिए पर रख लिया। हरबंस ने अपने पैर समेट लिए और सिगरेट की राख झाड़ दी। तो अगले दिन तुम उसे लेने स्टेशन पर गए होगे, मैंने कहा। सिगरेट का सिरा अंधेरे में चमका और मंद पड़ गया। हाँ, मैं गाड़ी के आने से काफ़ी देर पहले ही वहाँ पहुँच गया था, उसने कहा। तो अंधेरे में मेरी आंखों के सामने एक स्टेशन की पटरियाँ बिछ गई। मेरी रीढ़ की हड्डी भी दर्द कर रही थी। मैंने एक हाथ पीठ के नीचे रख लिया। ND-32 में उठी हुई हंसी की आवाज़ सड़क पर से होती हुई ND-31 अहाते में आ गई। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतनी ही बेवकूफ़ हूँ? तुम चाहे मुझसे लिखा कर ले लो, नीलिमा किसी से कह रही थी। चाहो तो मुझसे शर्त लगा लो, मैं बड़ी से बड़ी शर्त लगाने को तैयार हूँ। नहीं दीदी, शर्त लगाने की क्या ज़रूरत है? ये शुक्ला की आवाज़ थी। आपको अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा, बाय बाय। बाय बाय। और नीलिमा बरामदे से कमरे में आते हुए ठिठक गई। अरे तुम लोग सो गए क्या? उसने कहा। हरबंस ने उठकर कमरे की बत्ती जला दी। बत्ती के जलते ही दृश्यपट फिर एकदम बदल गया। पश्चिमी बर्लिन की सीमा पर खड़ा ट्रक और उसके आसपास खड़े लोगों की जगह सामने आ गई किताबों से भरी हुई बड़ी बड़ी अलमारियां, खाने की मेज, पलंग, तिपाई, उस पर रखी हुई हंसते हुए 50 जैसी एस्ट्रे और दरवाजे के पास खड़ी नीलिमा, जो इस समय काफ़ी खुश लग रही थी। हरबंस की पीठ मेरी तरफ थी और अपने नाइट गाउन में काफ़ी लंबा लग रहा था। मैं कुछ इस तरह की अनुभूति के साथ, जैसे कि अभी आधा ही खाने पर मेरी प्लेट मेरे सामने से उठा ली गई हो, पलंग पर सीधा बैठ गया। बात वहाँ टूटी थी जहाँ आगे की बात जानने की उत्सुकता मेरे मन में बहुत बढ़ गई थी। मैं हरबंस की बात सुनते हुए अपनी भारी आंखों और दर्द करती हुई रीढ़ की हड्डी की बात भी भूल रहा था। मैं सोच रहा था कि एक बार बात का सूत्र टूट जाने पर फिर उसे जोड़ने का अवसर क्या आ सकेगा। उस दिन की मनस्थिति और अंधेरे के वातावरण ने जिस आत्मीयता, निर्भरता और विश्वास को जन्म दिया था, उसे फिर से लाने के लिए वही मनस्थिति फिर चाहिए थी। वह वातावरण तो बहुत बार पर्याप्त हो सकता था, वही अंधेरा, वही एकांत और वही अंदर का कमरा, परंतु वही मनस्थिति क्या फिर लौटकर आ सकती थी? तुम लोग अभी बातें ही कर रहे थे। नीलिमा अपनी उंगलियों को उलझाकर बाहों की माला सी बनाए हम लोगों के बीच आकर खड़ी हो गई। मैंने सोचा था कि तुम लोग अब तक सो गए होगे और न जाने कहाँ के सपने देख रहे होगे, मगर जर्नलिस्ट लोग तो शायद सपने नहीं देखते। क्यों जर्नलिस्ट? मैं उससे कैसे कहता कि मैं अभी अभी एक सपना ही देख रहा था, जिसमें मैं कई अपरिचित देशों में घुमा हूँ, कई अपरिचित व्यक्तियों से मिला हूँ, और कि उसे सामने देखते हुए भी मेरे मन में अब यह जिज्ञासा बनी हुई है कि वह पश्चिमी बर्लिन से हरबंस के साथ चली आई थी या वहीं रह गई थी। हम लोग गुजरे हुए दिनों की बातें कर रहे थे, मैंने कहा। बरसों के बाद इस तरह बैठने और बातें करने का अवसर मिला है, इसलिए सोने और सपने देखने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। और वैसे ही तुम्हारी बात भी ठीक है, जर्नलिस्ट लोग सपने नहीं देखते। कम से कम नींद में तो सपने वे बहुत ही कम देखते हैं, खुली आंखों से चाहे जो सपने देखते रहें। तुम में से कौन गुजरे हुए दिनों की बातें कर रहा था? नीलिमा बोली। यह या तुम? मैं गुजरे हुए दिनों की बातें कर रहा था, हरबंस ने झुंझला कर कहा। तुम्हें इससे कुछ ऐतराज है? तुम मेरे पीछे मेरी निंदा करो, लोगों से झूठी सच्ची बातें बनाकर कहो तो मुझे ऐतराज नहीं होगा। नीलिमा ने इस तरह कहा जैसे उसे दुनिया में किसी की भी परवाह ना हो।
फिर जरा सा लड़खड़ाकर वह मेरे नज़दीक आ गई और बोली, तो मेरा पति आज तुम्हें ये बताता रहा है कि मैं कितनी बुरी हूं और इस बेचारे को मेरी वजह से कितना परेशान होना पड़ा है। तुम आज फिर पीकर आई हो। हरबंस की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तुम्हें शर्म तो नहीं आती होगी? मैं पीकर आई हूं तो और नहीं पीकर आई तो उसमें तुम्हारा क्या आता जाता है? नीलिमा लापरवाही से सिर उठाकर बोली, मेरी बहन की लड़की का जन्मदिन था, मैं उसकी मेहमान थी। उसने जो कुछ खिलाया वह मैंने खा लिया, जो कुछ पीने को दिया वह मैंने पी लिया। इसमें शर्म की कौन सी बात है? मगर तुम सब कह सकते हो। तुम एक मुनस्सिफ हो और मैं एक मुजरिम हूं, जिसे तुम हर वक्त अपने सामने कटघरे में खड़ी रखते हो। मगर देखो, मुझे तुम्हारा ये बात करने का तरीका पसंद नहीं है। तुम्हें मेरे साथ इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। मुझे डर लगा कि कहीं हरबंस उस समय गुस्से में कोई और हरकत ना कर बैठे, मगर उसने किसी तरह अपने पर वश किए हुए इतना ही कहा, देखो, मैं कह रहा हूं कि तुम इस वक्त जाकर कपड़े बदल लो और सो जाओ। मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं जाकर सो जाऊंगी। नीलिमा कुर्सी पर बैठती हुई बोली, और सोऊंगी तो कपड़े बदलकर ही सोऊंगी, ऐसे थोड़े ही सो जाऊंगी। मुझे इतनी सभ्यता तो आती है। और वह कुर्सी से टेक लगाकर आंखें मूंदे हुए एक बार हंस दी। तुम्हें पता है कि तुम इस समय जो कुछ भी कह रही हो वह सभ्यता नहीं है। हरबंस खीज, बेबसी और हताशा के साथ बोला, और तुम इस समय जो कुछ कह रहे हो वह सभ्यता है? वह फिर हंसी। मेरे पीछे जो बातें करते रहे हो वह सभ्यता है? सभ्यता का व्यवहार हम में से किसे आता है? वह जर्नलिस्ट जो व्यवहार करता है, वह सब सभ्यता का व्यवहार होता है? इससे पूछो, एक बार मैंने इसे शाम को घर पर बुलाया था तो इसने उसके बाद 9 साल तक शक्ल क्यों नहीं दिखाई? तुम इस वक्त अपनी जबान बंद रखो और दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। हरबंस ने उसके पास जाकर उसे कंधों से पकड़कर कुर्सी से उठा दिया। मेरी जबान बंद है, वह जबान थोड़ी सी निकालकर फिर उसे होठों से काटकर बंद करती हुई बोली, और मैं यहां से जा रही हूं। कहती हुई वह दरवाजे के पास चली गई। तुम यहां बैठकर मेरे बारे में चाहे जो बातें लोगों से करो, वह सब सभ्यता है, मगर मैं तुमसे कह रही हूं कि मुझे ऐसी सभ्यता अच्छी नहीं लगती। ये सभ्य बने फिरते हैं अच्छा जर्नलिस्ट। और मेरी तरफ हाथ हिलाकर वह अपने बेडरूम में चली गई। तुम देख रहे हो? हरबंस ने बहुत हताश स्वर में कहा और निढाल सा कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर हम दोनों चुप बैठे रहे, फिर अचानक ही वह उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरा ख्याल है कि तुम भी अब सो जाओ, मैं बत्ती बुझा देता हूं। अच्छी बात है, मैंने कहा, मेरा भी ख्याल है कि अब सो ही जाना चाहिए। मुझे आंखों में कुछ भारीपन भी महसूस हो रहा है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? उसने बिजली के बटन पर हाथ रखे हुए पूछा। नहीं। जरूरत हो तो बता देना। पानी का जग बाहर बरामदे में रखा है और गुस्लखाना उस तरफ है। और बत्ती बुझाकर वह चला गया। मैंने सोचा था कि साथ के कमरे में अब फिर नीलिमा से उसकी कुछ झड़प होगी, मगर उसके जाने के बाद वहां कोई बात नहीं हुई। खामोशी छाई रही। मेरी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह दर्द कर रही थी। मैं कुछ देर करवटें बदलता रहा, फिर सो गया। सुबह उठने पर जब ये पता चला कि हम अपने घर में नहीं किसी और घर में हैं, तो मन कुछ उखड़ा उखड़ा सा हो जाता है। मन अपने घर की असुविधाओं का भी इतना अभ्यस्त हो जाता है कि सुबह सुबह वह उन्हीं की मांग करता है। दूसरे के घर की सुविधाएं भी अस्वाभाविक और बेगानी लगती हैं और उनसे एक तरह की असुविधा ही होती है। सुबह मेरी आंख खुलते ही बांके आकर चाय की प्याली सागवान की चमकती हुई तिपाई पर रख गया, तो मुझे इस बेगानेपन की अनुभूति ने घेर लिया कि मेरे आसपास का वातावरण मेरा अपना नहीं है। उसमें तो उठते ही ये खीज मन में जागनी चाहिए थी कि ये कैसी जिंदगी है कि सुबह सुबह इंसान को बिस्तर में चाय की एक प्याली तक नहीं मिल सकती। चारपाई, मेज और मोड़ों से लदे हुए अपने कमरे की जगह, जिसके बारे में एक बार मेरे एक मित्र ने कहा था कि यह एक जहाज की कैबिन की तरह लगता है, मैं अपेक्षाकृत एक काफी खुले कमरे में था, जहां मेरी बिखरी हुई पुस्तकों की जगह सामने अलमारी में बहुत तरतीब से रखी हुई पुस्तकें नजर आ रही थी। मेरे कमरे में सुबह सुबह नीचे से सोडा वाटर कंपनी के ट्रकों के गुर्राने की आवाज आने लगती थी। स्टार्ट के बाद गियर बदलने से उनके इंजन घर के नीचे आकर इस तरह आवाज करते थे कि मुझे लगता था जैसे वे ट्रक मेरे ऊपर से ही गुजर कर जा रहे हों। उन आवाजों की जगह उस समय साथ के कमरे से
तबले के साथ घुंघरुओं के छनकने की आवाज़ आ रही थी। मैंने चाय की प्याली उठाकर मुंह से लगाई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं काफ़ी दिन चढ़े तक सोता रहा हूँ। खिड़की के पर्दे से छनकर आती हुई धूप डाइनिंग टेबल पर पड़ रही थी। वहां रखी झूठी प्लेटों और प्यालियों से लग रहा था कि सुबह का नाश्ता किया जा चुका है। बांके ने मेरे जागने की खबर साथ के कमरे में दे दी तो वहां घुंघरुओं का छनकना बंद हो गया। कुछ देर एक अपरिचित व्यक्ति के साथ नीलिमा की बात करने की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर वह व्यक्ति भी चला गया। वह शायद उसका तबलची था। उसके जाने के बाद नीलिमा घुंघरू बांधे हुए मेरे वाले कमरे में आ गई। तो तुम जाग गए? उसने मेरे पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ, जाग गया। रात को नींद ठीक से आ गई थी? नहीं, ठीक से नहीं आई। रात भर मेरी रीढ़ की हड्डी दर्द करती रही है। हरबंस ने तो कहा था कि तुम्हें जगा दिया जाए, मगर मैंने कहा कि रहने दो, जब अपने आप तुम्हारी नींद खुलेगी तभी चाय दे देंगे। हरबंस चला गया। मुझे कुछ शर्म आ रही थी कि मैं इतनी देर क्यों सोया रहा कि हरबंस उस बीच तैयार होकर अपने दफ्तर भी चला गया। उसे गए 1.5 घंटा हो गया है। नीलिमा अपने घुंघरुओं को खोलकर अलग रखने लगी। उसे 10 बजे दफ्तर पहुंचना होता है, इसलिए वह 9 बजे ही घर से चला जाता है। अरुण भी अपनी नर्सिंग स्कूल में चला गया है। मुझे ठीक पता नहीं था कि हरबंस किस कार्यालय में काम करता है। इतना ही पता था कि वह जिस कार्यालय में है उसका संबंध गुप्त रिकॉर्ड से है। उसने बताया था कि वह वहाँ एक अस्थायी पद पर काम कर रहा है और उसे डर है कि थोड़े ही दिनों तक वह जगह उड़ा न दी जाए। उसका काम शायद ऐतिहासिक दस्तावेज के संबंध में परामर्श देने का था। मुझे जल्दी उठ जाना चाहिए था, मैंने नीलिमा से कहा। आज सुबह सुबह मुझे एक जगह जाकर कुछ सूचना प्राप्त करनी थी। 10:30 बजे तक मुझे दफ्तर में बैठकर रिपोर्ट लिख लेनी चाहिए थी। और ये कहते कहते रीढ़ की हड्डी ने फिर मुझे अपनी याद दिला दी। 10:30 बजे तक? नीलिमा हंसी। और इस समय कुल 10:30 ही बजे हैं। रीढ़ में दर्द था और थकान की वजह से बुखार सा भी लग रहा था, इसलिए मैं इतनी देर सोया रह गया, मैंने कहा। मेरा ख्याल है कि मुझे दफ्तर से आज छुट्टी ले लेनी चाहिए। मेरे संपादक को पहले ही मुझसे शिकायत रहती है। तो मैं अभी तुम्हारे दफ्तर में फ़ोन कर देती हूँ, नीलिमा बोली। या कहो तो मैं बांके के हाथ अर्जी भिजवा दूँ। मगर तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें आराम करने के लिए छुट्टी ले ही लेनी चाहिए। नहीं तो कहोगे कि इनके घर एक रात सोया और तभी बीमार पकड़ कर गया। मैंने चुपचाप उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बिस्तर से उठने और नहा धोकर तुरंत तैयार हो जाने की हिम्मत उस समय मुझ में नहीं थी। तो मैं फ़ोन कर दूं? नीलिमा ने पूछा। हाँ कर दो, मैंने कहा। कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं दफ्तर नहीं आ सकूंगा। तो ठीक है, वह झटके के साथ उठती हुई बोली। तुम आराम से पड़े रहो, मैं तुम्हें अभी एक टिकिया भी दे देती हूँ। एक छोटी मोटी डिस्पेंसरी मैं घर में ही रखती हूँ। अगर तुम कुछ ठीक हो जाओगे तो दोपहर को हम ओखला की तरफ घूमने चलेंगे। तुम कभी ओखला गए हो? मैंने सिर हिला दिया। नहीं, अभी तक नहीं गया। सुना है अच्छी जगह है। हाँ, बहुत अच्छी जगह है, वह चलती हुई बोली। मैं तुम्हें अभी टिकिया देती हूँ। तुम्हारे भाग्य में मेरे हाथ से दवाई की टिकिया खाना ही लिखा है। जाते जाते वह रुकी और बोली, मैं हरबंस को फ़ोन कर दूंगी कि तुम आज यहीं हो, इसलिए अगर हो सके तो वह दोपहर का खाना घर आकर ही खाए। इस बार दिल्ली में आकर मेरे लिए ऐसे दिन बहुत कम आए थे जब मैंने पूरा दिन कुछ न किया हो, खाली खाया हो, बातें की हों और घूम लिया हो। वह दिन मेरे लिए एक ऐसा ही दिन था। हालांकि मैं ये कह भी सकता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत कम ऐसे दिन आए हैं जो उस दिन की तरह भरे हुए रहे हों। मैंने दिन भर कुछ नहीं किया, मगर कुछ न करते हुए भी मैंने उस दिन इतना कुछ देखा, इतना कुछ जाना कि कई बार दिनों, महीनों, बल्कि बरसों में भी उतना नहीं जान पाया। कुछ दिन होते हैं जो घटनाओं और कार्यों से लदे रहते हैं, परंतु कुल मिलाकर उनका महत्व हमारे लिए शून्य के बराबर होता है। विश्व रंगमंच के वही दाव पेच, वही अखबार की सुर्खियां, वही मुलाकातें और वही पार्टियां। कहने को हमें दम मारने की फुर्सत नहीं होती, मगर वास्तव में हम पूरे दिन में दम भर भी जिए नहीं होते। केवल पहले से एक दिन और बीत चुके होते हैं। उसी धुरी के इर्द गिर्द एक बार और घूम लेते हैं। परंतु एक अपने में निरर्थक और घटनाहीन दिन भी ऐसा हो सकता है जिसके छोटे से विस्तार में जीवन का इतना कुछ सिमट आए कि मन से उसे समेटते ना बने। जीवन के अनेकानेक दिन अपना सारा संचय जैसे उस एक दिन में ला भरते हैं और सब दिन जैसे प्रयत्न होते हैं और वह एक दिन परिणाम।
इस तरह देखूं तो मैं कह सकता हूं कि उस दिन का आरंभ पिछली रात उस समय से हो चुका था जब हरबंस टेबल लैंप बुझाकर मुझे लंदन के दिनों की बातें सुनाने लगा था। उन दिनों के प्रभाव को मैं अभी मन में समेट नहीं पाया था कि और प्रभाव मन को घेरने लगे। शाम होने तक मैं अनुभव के इतने रेस्तरों में गुजर आया था कि मेरे लिए अपने मन को संभाले रखना कठिन हो गया। पिछली रात जब मैं दफ्तर की वैन में डिफेंस कॉलोनी की तरफ चला था तो क्या मैंने ये सोचा था कि उन 24 घंटों में मुझे पूरे एक जीवन के से विस्तार की कई विडंबनाओं में झांक कर देखने का अवसर मिलेगा, और क्या केवल झांक कर देखने का ही। मैं अभी बिस्तर में ही था कि नीलिमा की बनाकर दी हुई कोको की प्याली पी रहा था। जब शुक्ला नीलिमा को पुकारती हुई पीछे के दरवाजे से वहां आ गई। नीलिमा उस समय नहाकर निकली थी और अपने गीले बालों को तौलिए से झटक रही थी। शुक्ला सीधे मेरे कमरे में आ गई और मुझे देखकर सहसा ठिठक गई। अरे आप, उसने कहा और शिष्टाचार का एक आध प्रश्न पूछकर तुरंत ही लौटने को हुई, परंतु तब तक नीलिमा अपने बाल कंधों पर फैलाए हुए कमरे में आ गई, जिससे उसे रुक जाना पड़ा। तुम सूदन को पहचानती हो? नीलिमा ने उससे पूछा। पहचानती क्यों नहीं? शुक्ला कुछ व्यस्त भाव से बोली। बाबा जी के लंदन जाने से पहले ये बहुत आया करते थे, मगर बाद में तो ये एकदम गायब ही हो गए थे। ये आजकल यहाँ न्यू हार्लेड में काम कर रहा है। मुझे मालूम है, शुक्ला ने कहा। आपने भी बताया था और सुरजीत भी एक दिन कह रहा था। और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, उन दिनों तो आपकी कविताएं बहुत निकला करती थी, आजकल तो शायद आपने लिखना लिखाना बिल्कुल छोड़ दिया है। आजकल मैं राजनीतिज्ञों के इंटरव्यू और सम्मेलनों की रिपोर्टें लिखता हूँ। यही हाल हरबंस बाबा जी का है, वह बोली। उन्हें भी आजकल दफ्तर के काम के सिवा और किसी काम के लिए समय नहीं मिलता। कई सालों से उनकी फाइलें जैसी की तैसी रखी हैं, अब वे कभी कुछ लिख ही नहीं पाते। उसके मुंह से हरबंस की फाइलों की बात सुनकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ, तो उसे ये विश्वास था कि हरबंस कुछ लिख भी सकता है। काम धंधे में पड़कर ऐसा हो ही जाता है, मैंने कहा। आदमी नमक की खान में नमक होकर रह जाता है। मेरा मन होता है कि मुझे लिखना आ जाए तो मैं भी एक कहानी लिखूं। शुक्ला पढ़ने की मेज पर रखे हुए कागजों को हाथ से सहलाते हुए बोली। उसका शरीर पहले से कुछ भर गया था और अब वह अच्छी खासी ग्रस्ती नजर आती थी। उसके चेहरे और आंखों का आकर्षण भी अब पहले जैसा ना होकर कुछ और तरह का हो गया था। उसमें एक तरह का पिघलाव आ गया था, जिससे चेहरे की रेखाएं उतनी तीखी नहीं रही थी, परंतु उस पिघलाव ने उसके चेहरे को जो नया रूप दे दिया था, उसमें ज्यादा कोमलता और आत्मीयता प्रतीत होती थी। उस आकर्षण में पहले जो एक विद्युत सी थी, वह अब एक उष्णता में बदल गई थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि हर इंसान कम से कम एक कहानी तो लिख ही सकता है, उसने कहा। नहीं, अपने जीवन की घटनाओं को ही आदमी सिलसिलेवार लिख दे तो एक कहानी बन सकती है। नहीं, मैं तो अब कविता कहानियों की दुनिया से बहुत दूर निकल आया हूं, मैंने कहा। मेरे लिए उसके साथ इतना खुलकर और इतना नजदीक से बात करना एक नया अनुभव ही था। पुराने दिनों में उसने कभी मुझसे अच्छा जी और कहिए जी से ज्यादा बात नहीं की थी। मैं कौन लिखने जा रही हूं, वह बोली। मैं भी ऐसे ही बात कर रही थी, और फिर सहसा बात को बदलते हुए उसने कहा, दीदी कोई काम हो तो बता दो, नहीं तो मैं जाऊं? घर में भी बहुत सा काम पड़ा छोड़ आई हूं। काम तुम अपने आप ही देख लो, नीलिमा बोली। पहले हर रोज मुझसे पूछकर करती थी, और एक हल्की रूखी सी हंसी के साथ उसने मुझसे कहा, इसके हरबंस पापा जी मुझ पर खींचते रहते थे कि मैं उनकी कमीजों के बटन वक्त पर लगाकर नहीं रखती, ये नहीं करती, वह नहीं करती, इसलिए उनके ये सब छोटे मोटे काम अब इसने अपने ऊपर ले रखे हैं और उनकी गैरहाजिरी में आकर चुपचाप सब कर जाती है। इसके हरबंस बापा जी को किसी तरह की तकलीफ हो और वे खींचते रहें, ये इसे बर्दाश्त नहीं। मैं कहती हूँ कि अगर कमीज का बटन टूटा हो तो आदमी सुई धागा लेकर खुद भी लगा सकता है। उन्हें जैसे और तो कोई काम ही नहीं है। शुक्ला के हाथ उसके शॉल में सिमट गए। वे बेचारे दिन भर दफ्तर में सिर खपाते रहें और घर आकर अपने बटन भी खुद ही लगाएं। आपसे नहीं होता तो आप इसे बहाना तो ना बनाइए। लाइए, अगर कुछ है करने को तो मैं कर दूं और फिर जाऊं। तभी उसकी नजर मेरे पलंग के नीचे रखी चप्पल पर पड़ी तो वह कुछ चौंक गई। दीदी ये चप्पल, उसने कहा। नीलिमा फिर हंस दी। क्यों, क्या ये चप्पल हरबंस बापा जी के अलावा और कोई नहीं पहन सकता? घर में आया हुआ मेहमान भी नहीं। और मेरे चेहरे पर किसियापन की रेखाएं देखकर वह बोली,
बात असल में ये है कि यह चप्पल और एक टाई ये हरबंस के पिछले जन्मदिन पर खरीद कर लाई थी। हालांकि हरबंस को आज तक इस बात का पता नहीं है। वह इसकी तरफ इतना रूखा हो गया है कि इससे बात करना भी पसंद नहीं करता। उसके सामने ये गलती से घर में कदम भी रख जाए तो बोल बोल कर मेरे लिए जीना मुश्किल कर देता है। और दूसरी तरफ ये लड़की है जो उसकी छोटी से छोटी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसका काम करने के लिए पागल हुई रहती है। इसने हरबंस की चप्पल टूटी हुई देखी थी तो ये चप्पल खरीद लाई थी। तब से इस चप्पल को झाड़ पोंछ कर साफ रखने का काम भी ये खुद ही करती है। इसे भला ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि ये चप्पल किसी और के पैरों को छुए। दीदी, शुक्ला कुछ नाराजगी के साथ वहां से चल दी। मैं इस वक्त तो अपने घर जा रही हूँ, फिर किसी वक्त इधर आऊंगी। लेकिन हरबंस के कुर्ते तो देख जाती। शाम को कोई ठीक कुर्ता नहीं मिला तो वह मेरी जान खाएगा। परसों जो कुर्ते तुमने ठीक किए थे उनमें से एक उसने खुद पहन लिया था और दूसरा सूदन ने पहन रखा है। कुर्ते मैं माई को भेजकर मंगवा लूंगी। शुक्ला कमरे से निकलकर अहाते में उतरती हुई बोली। और कोई चीज़ भेजनी हो तो वह भी उसके हाथ भेज देना। मुझे इस वक्त घर में बहुत काम है। और वह चली गई। मुझे इस लड़की के दिमाग की कुछ समझ नहीं आती, नीलिमा अपने गीले बालों को हाथों से सहलाती हुई बोली। कई बार तो सचमुच मैं सोचती हूँ कि हरबंस का ब्याह मुझसे न होकर इस लड़की से ही होना चाहिए था। मैं काफ़ी देर से कोको की खाली प्याली हाथ में पकड़े था। मैंने उसे रख दिया और उठते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि मैं अब तैयार हो जाऊं। टिकिया खाने और कोको पीने के बाद मैं अपने को काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहा था और मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने दफ्तर से छुट्टी क्यों ले ली। शरीर की स्वस्थता ने शायद मन को थोड़ा अस्वस्थ बना दिया था। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? नीलिमा ने पूछा। पहले से काफ़ी ठीक है। तो ठीक है, तुम अब तैयार हो जाओ, मैं तब तक सैंडविच बना लेती हूँ, फिर हम ओखला चलेंगे। हरबंस से मैंने फ़ोन पर पूछा था, मगर उसने कहा है कि वह खाने के वक्त घर नहीं आ सकेगा, शाम को ही आएगा। हम लोग उसके लौटने तक वापस पहुँच जाएंगे। ओखला के पुल से पानी में लचकती हुई छोटी छोटी नावों को देखते हुए नीलिमा ने कहा, मैं जब भी यहाँ आती हूँ न जाने क्यों मुझे सेन के तट पर बिताई हुई शामें याद आने लगती हैं। कितना फ़र्क है इस दुनिया में और उस दुनिया में। फिर भी न जाने क्यों यहाँ आते ही वहाँ की याद हो आती है। तुम यहाँ बहुत बार आती हो? मैंने पूछा। नहीं, बहुत बार तो नहीं, वह बोली, मगर कभी मेरा मन घर में बैठे बैठे ऊब जाता है तो मैं यहाँ चली आती हूँ। यहाँ आकर लड़के लड़कियों को साथ साथ घूमते और बातें करते देखती हूँ तो मुझे भी अपने में कुछ ताजगी का अनुभव होता है। घर बैठे बैठे तो मेरा मन बुढ़ियाने लगता है। यहाँ आकर मुझे लगता है कि मैं अब भी युवा हूँ, जिंदगी अभी बहुत बाकी है और मैं अभी न जाने कितना कुछ कर सकती हूँ। जब मेरे मन पर बोझ बहुत बढ़ जाता है तो खुली हवा में सांस लेने के लिए मुझे इसी जगह की याद आती है। हम लोग काफ़ी देर वहाँ टहलते रहे। जनवरी की सफ़ेद धूप पानी की सतह पर चमक रही थी। हवा में एक हल्का सा स्पर्श वसंत का भी था। आसपास काफ़ी चहल पहल थी, घास पर, बेंचों पर, वृक्षों के नीचे। दाईं ओर के पतले झुरमटों की तरफ से भी कई लोग आ जा रहे थे। बुरके में से आंखें बाहर निकालकर बहुत उत्सुकता से हर चीज़ पर नज़र डालती हुई दो लड़कियों को देखकर नीलिमा पल भर के लिए ठिठक गई और हंसकर बोली, सचमुच जिंदगी कितनी अच्छी चीज़ है। उसकी इस बात ने उन लड़कियों को काफ़ी गुदगुदा दिया और वे कुछ देर मुड़कर हम लोगों की तरफ देखती रही। पुल से नीचे आकर पुल को देखते हुए, पानी के विस्तार और उस पर नन्ही नन्ही नाव को देखते हुए और बाईं ओर ऊंचे उठे हुए मिट्टी के ढूंहों को देखते हुए लगता था जैसे आकाश में कई कई गहराइयां हों। आकाश में चीलें तैर रही थी। पानी की सतह से ऊपर वे एक पर्दे पर तैरती हुई प्रतीत होती थी। जब भी कोई चील आकाश से ढूंहों की तरफ उतरती तो मन की गहराइयों में कहीं कोई चीज सिहर जाती। नीले आकाश से मटियाले ढूंहों पर चील का उतरना एक विश्व की संधि से दूसरे विश्व में उतर आने की तरह लगता था। कोई कोई चील ढूंहों से ऊपर से बहुत दूर तक उड़ती चली जाती थी, आकाश की सभी गहराइयों को लांघती हुई। ऊपर से घूमकर जो चीलें पानी की सतह के बराबर उड़ती आती थी वे शीशे के बर्तन में बंद मछलियों जैसी लगती थी। हमने वहां चाय की एक एक प्याली पी। नीलिमा ने चाय के साथ सैंडविच नहीं निकाले, कहा कि सैंडविच लौटते हुए रास्ते में कहीं खाएंगे। मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ, उसने कहा, मगर यहाँ लोगों के बीच बैठकर मैं ये बात नहीं करूँगी। लौटते हुए जब हम सड़क पर काफ़ी दूर निकल आए तो जामिया मिलिया से थोड़ा पहले एक जगह वह रुक गई। वहाँ से ढुई की तरफ एक पगडंडी जा रही थी।
उसके मोड़ पर 2 पतले पतले बांस के टुकड़ों पर एक छोटा सा नीला बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, ग्राम जोगाबाई को, सही राम मार्ग। चलो सही राम मार्ग से चलते हैं, उसने हंसकर कहा। देखें ये मार्ग हमें कहाँ ले जाता है। मगर जल्दी ही वह उस मार्ग से भी हटकर एक ऊंचे ढूंढ पर चढ़ गई। वहां एक तरफ चबूतरा सा था, पुराना टूटा हुआ, खुदाई में जमीन से निकले खंडर जैसा। एक तरफ जामिया मिलिया की भव्य इमारत थी और दूसरी तरफ नीचे कब्रिस्तान की सलेटी कब्र नजर आ रही थी। आओ कुछ देर यहीं चबूतरे पर बैठते हैं, उसने कहा। मगर बैठने से पहले ही वह ठिठक गई। वहां बिस्कुट के टुकड़ों और चिलगोजों के छिलकों के अलावा एक और भी चिपचिपी सी चीज पड़ी थी। मैंने चबूतरे को साफ करने के लिए रुमाल निकाला तो उसने कहा, नहीं, यहाँ नहीं, चलो उधर कहीं और चलकर बैठते हैं। ओखला की सैरगाह आजकल ऐसे ही लोगों की वजह से बदनाम है। हम लोग वहां से हट आए तो भी मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी भर रही थी। एक तरफ भूरी भूरी मिट्टी के टीले, दूसरी तरफ जामिया मिलिया की इमारत और तीसरी तरफ कब्रिस्तान। प्रेम के उन्माद को जगाने के लिए ये भी एक उपयुक्त पृष्ठभूमि हो सकती थी। ओखला की उस उबड़ खाबड़ सैरगाह में एक ढूंढ पर बैठकर टमाटर सैंडविच को दांतों से काटते हुए नीलिमा ने कहा, एक बात पूछूं, ठीक ठीक बताओगे? वह बात जैसे बहुत देर से उसके मुंह पर आ रही थी और वह जैसे तैसे पूछने के क्षण को टाल रही थी। हाँ हाँ पूछो। रात को हरबंस की तुमसे क्या क्या बातें हुई थी? क्यों? मेरा ख्याल है कि वह मेरी वजह से बहुत दुखी है, अब मुझसे छुटकारा चाहता है। ये तुम कैसे कहती हो? मैं जानती हूँ, वह कई बार मुझसे कह भी चुका है। कल दिन भर वह मुझसे उलझता रहा था और तभी फोन करके उसने तुम्हें बुलाया था। मैं समझती हूँ कि उसने ज़रूर तुमसे कुछ बात की है। मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि मुझे ठीक से पता चल जाए कि वह अपने दिल में क्या चाहता है। अगर वह सचमुच ये चाहता है कि मैं उससे अलग हो जाऊँ तो मैं भी उसे अब ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। जितने दिन कट गए हैं उतने ही बहुत हैं। मैं अकेली रहकर भी किसी तरह ज़िंदगी काट ही लूँगी। मैं उसके ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। और बात करते करते उसकी आंखें छलछला आई। उसने पूरा सैंडविच मुंह में भर लिया और उसे जल्दी जल्दी निकलने का प्रयत्न करने लगी। मेरी समझ में नहीं आया कि उससे क्या बात कहूँ। सब कुछ सच सच बता देने में भी एक बहुत बड़ी उलझन थी। हरबंस को उसका बुरा लग सकता था। मैं पल भर सूखी घास में चोंच मार मार कर कुछ ढूंढते हुए कौवे को देखता रहा। रह रहकर उसके पंख फड़फड़ा उठते थे। वह मिट्टी के अंदर किसी चीज से गहरा संघर्ष करता जान पड़ता था। उसने मुझे लंदन के दिनों की कुछ बातें बताई थी। मैंने कहा कि तुम लोगों को किस तरह वहां तकलीफ में दिन काटने पड़े और किस तरह बाद में तुम लोग उमादत के ट्रुप के साथ यूरोप में घूमते रहे। उसने तुम्हें सब बातें बताई थी? सब बातें यानी? सब बातें, जैसे कि जब मैं पहली बार उमादत के साथ स्पेन गई थी तो 3 दिन पेरिस में अकेली रुक गई थी। मुझे बहुत जल्दी अपने मन में फैसला कर लेना पड़ा। मैं उस समय उसके सामने झूठ नहीं बोल सकता था। हाँ, उसने बताया तो था, मैंने कहा। तब तो उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। उसने पश्चिम बर्लिन के बाहर अपने जन्मदिन की घटना भी तुम्हें बताई थी? हाँ, बताई थी। वह सहसा बहुत गंभीर हो गई। ये उसने अच्छा नहीं किया, उसने कहा। वह बहुत परेशान था और उस परेशानी में उसने वह सब कह दिया होगा। तुम्हें इससे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे सोचने न सोचने से क्या होगा, वह बोली। उसने अपने मन में फैसला कर लिया है तो ठीक है। कैसा फैसला? उसने किसी फैसले की बात तो मुझे नहीं बताई, मैंने कहा। उसने तुमसे ये नहीं कहा कि वह हमेशा के लिए मुझे छोड़ देना चाहता है और किसी और के साथ? किसी और के साथ? किसी और की बात तो उसने मुझे नहीं बताई और न ही ये कहा कि वह इस तरह का कोई दूसरा ख्याल रखता है। तुम सच कह रहे हो? उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वह पल भर कुछ सोचती हुई मुझे देखती रही, फिर दूसरी तरफ देखने लगी। हो सकता है उसने ना कहा हो, वह बोली, मगर मुझे लगता यही है कि वह जल्दी ही कुछ न कुछ करना चाहता है। ये तुम्हें कैसे लगता है? ऐसे ही लगता है, वह बोली। वह असल में मुझे बिल्कुल नहीं समझता। वह शायद सोचता है कि मैं चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। वह शायद सोचता है कि मैं उसके प्रति वफादार नहीं रही। पेरिस की घटना का उसने अपने मन में कुछ और ही अर्थ लगा रखा है। मेरे बार बार विश्वास दिलाने पर भी शायद उसे विश्वास नहीं होता कि वह जो बात सोचता है वह गलत है। बात बहुत नाजुक जगह पर आ गई थी, इसलिए मैं कुछ न कह सका। मैंने कुएं की तरफ हाथ करके एक बार ताली बजाई, जिससे उसे लगा
कि मेरा ध्यान उसकी बात से ज़्यादा कुएं की उड़ान की तरफ है। मैं चाहती हूँ कि वह एक झूठी बात को आधार बनाकर कोई फैसला ना करे। वैसे उसे जो भी फैसला ठीक लगे वह कर ले। मैं अपनी ज़िंदगी अलग रहकर काट सकती हूँ, मगर अपने ऊपर झूठा लांछन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर मुझसे तो उसने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे लगता हो कि वह अपने मन में ऐसी कोई बात सोचता है। मैंने ध्यान कुएं पर ही रखे हुए कहा, मगर मुझसे वह कई बार कह चुका है। उसने अपने ऊपर के होंठ को दांतों में चबा लिया और आंखें बंद करके फिर पल भर कुछ सोचती रही। देखो, मैंने आज तक पूरी बात उसे नहीं बताई। इसलिए नहीं बताई कि उसका संदेह कम ना होकर शायद बढ़ ही जाता। मैं जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने से नहीं डरती, मगर झूठा संदेह मुझे एक ऐसे नश्तर की तरह लगता है जो घाव नहीं करता मगर हर समय चुभता रहता है। मुझे इस तरह की परिस्थिति बहुत लिजलजी लगती है। उसके सामने मेरा धैर्य टूट जाता है। अगर उसने तुम्हें अपने दिल की बात बताई है तो मैं भी तुम्हें अपनी स्थिति बता सकती हूँ। तुम जितने उसके मित्र हो उतने ही मेरे भी हो। कम से कम उन दिनों में मैं ऐसा ही समझती थी। अगर उन दिनों तुम अचानक ही गायब न हो जाते तो बहुत कुछ शायद उस तरह न होता जैसे अब हुआ है। तुम नहीं जानते कि उस शाम को तुम्हारे न आने से मेरे लिए सारी स्थिति कैसे और की ओर हो गई थी। मगर वह अलग बात है। मैं इस समय दूसरी बात करना चाहती हूँ, मगर उससे पहले मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ, क्या मैं आज भी तुम्हें अपना मित्र समझ सकती हूँ और तुमसे ये आशा कर सकती हूँ कि तुम मेरी सहायता करोगे? अगर मेरे करने से कुछ हो सकता है तो मैं ज़रूर करूँगा, मैंने कहा। मगर उस दिन की जो बात तुम कह रही हो मैं उसे भी जानना चाहता हूँ। उस दिन मेरे न आने से कैसी स्थिति और की ओर हो गई थी। मैं चाह रहा था कि मेरे भाव और शब्दों से ये प्रकट ना हो कि मैं किसी दिलचस्पी की वजह से ये बात कह रहा हूँ। मेरे मन में वह सांझ फिर घिरने लगी थी जब सारा दिन मैं बसों में घूमता रहा था और रात होने पर। इस समय तुम उस बात को जाने दो, वह बोली। वह बीते हुए दिनों की बात है जो फिर भी की जा सकती है। अब हम लोग तब से 9 साल बड़े हो गए हैं और हम सब की जिंदगी तब से कई कई मंजिल तय कर आई है। उस दिन तुम पहली बार हरबंस के साथ आए थे तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत गुस्सा था। इसलिए उस दिन मैंने तुमसे ठीक से बात भी नहीं की थी। कल रात को भी मुझे तुम पर गुस्सा था क्योंकि शुक्ला के यहाँ न जाने के लिए हरबंस ने तुम्हारे आने को ही बहाना बनाया था। मगर आज सुबह तुम्हें दवाई की टिकिया देते हुए मुझे लगा कि शायद आज भी मैं उन दिनों की तरह तुमसे बात कर सकती हूँ। हो सकता है तुम्हारे उस दिन न आने की कोई खास वजह रही हो। तुम मुझे बात बताओ तो मैं तुम्हें वजह भी बता दूंगा। था कि वह प्रकरण टल जाए। मेरी उत्कंठा इतनी बढ़ गई थी कि मेरा 9 साल का सारा तजर्बा उसके सामने बेकार हो रहा था। वह वजह भी मैं तुमसे सुन लूंगी। वह उस ओर से उसी तरह उदासीन रहकर बोली, मगर पहले मैं चाहती हूँ कि तुमको सारी बात बताकर अपना मन हल्का कर लूँ। तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे? हरबंस को भी नहीं, मतलब जब तक कि पहले मुझसे ना पूछ लो। मैं वादा करता हूँ कि तुमसे बिना पूछे किसी को नहीं बताऊंगा, मैंने कहा। मैं बहुत कठिनाई से अपने मन को 9 साल पहले की सांस से बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहा था। फिर भी बार बार ये विचार मन में कौन जाता था कि सांझ को नीलिमा से मिल लिया होता तो क्या होता। क्या तब अगले दिन सुबह मैंने त्यागपत्र ना दिया होता? तुम मुझे एक मित्र की तरह वचन दे रहे हो? मैंने सिर हिलाया। मैं उसके विश्वास को तोड़ने की बात क्या सोच भी सकता था? और आज भी अगर उसकी अनुमति न होती तो क्या मैं ये सब यहाँ लिखता? मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि मैं पेरिस में 3 दिन अकेली क्यों रह गई थी और वे 3 दिन मैंने किस तरह बिताए थे। मेरे मन में उत्सुकता जाग गई। दूसरों के जीवन के अंतरंग में झांक कर देखने का अवसर मिलने पर मन में कब उत्सुकता नहीं जागती। वह बच्चा क्या सारी उम्र हमारे अंदर जीवित नहीं रहता जिसे रोशनदान पर सीढ़ी लगाकर दूसरों की गतिविधियां देखने की आदत होती है। इस अंक को यहीं समाप्त करती हूँ। इसके आगे की कहानी हम अगले अंक में पढ़ेंगे।